शुरू करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ही। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इस बारे में मैंने आपको बता दिया था। द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। एक मोल रिएक्टेंट से जितना भी अमाउंट, जितना भी मोल रिएक्टेंट का डिसोसिएट हो जाए बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली। ओके, तो जैसे ही इस वाले टर्म को हम डिवाइड में ले आएंगे, इसका मतलब 1 में देख रहे हैं कितना डिसोसिएट हुआ, तो 1 में कितना डिसोसिएट हुआ उसी को क्या कहते हैं? अल्फा। वही हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की खास बात यह है कि ये इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। डीओडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए यहां तक की इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये वैसे तो मैंने यहां लिख दिया है कि नहीं करता है, और यहां फॉर्मूले में डिवाइड में लिख भी रहा हूं इनिशियल मोल। तो ये डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इस बात का हम लोग सीधा प्रूफ देखेंगे। हम लोग खुद ये प्रूफ करके चेक करेंगे कि हाँ, ये स्टेटमेंट जो नोट करके लिखा है डिपेंड डीओडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या ये बात सही है या गलत? ओके, चलिए समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिपेंड करता है और कैसे नहीं डिपेंड करता, क्या सही है क्या गलत है, सारी बातें समझते हैं। सॉरी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिसोसिएशन ऑफ एचआई, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, डिसोसिएशन ऑफ एचआई। ये बात मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझाऊंगा, तो हम लोग न्यूमेरिकल यहां पर खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। वो क्या? 2HI रिवर्सिबल विद H2 प्लस I2, ठीक है ना? तो देखिए इस इक्वेशन में HI का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। ठीक है, आप लोगों से कई बार इक्विलिब्रियम में ऐसे भी सवाल पूछे गए होंगे कि H2I2 बन के HI बन रहा है और बाद में HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए, तो H2I2 मिलकर HI अगर बना रहा है तो K इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए। फिर जब आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो नया K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और फिर उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाएगा, तो बता दीजिएगा। समझ आ रहा है? चलिए, टाइम t बराबर 0 पर मैंने इसके 1 मोल मान लिए। ये मैं आपको केस वाइज स्टडी करके बता रहा हूं, तो हम लोग केस वाइज यहां पे स्टडी करने वाले हैं कि HI का डिसोसिएशन अगर मान लीजिए मैं करा रहा हूं, तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। ओके, तो टाइम t बराबर 0 पे जैसे मैंने यहां पर 1 मोल मान लिए, तो बताइए यहां क्या होगा? 0 0। टाइम t इक्विलिब्रियम पर अगर ये 1 माइनस 2x है तो ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? x। अब इस बात को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको यहां पर गिवन कर देता हूं कि यहां पर Kc की वैल्यू 100 है। ये गिवन है, मान लीजिए न्यूमेरिकल में Kc की वैल्यू 100 दी है, तो हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें यहां पर क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में बात आ रही सभी को? अभी सबको अपने अपने जवाब मिल जाएंगे कि यहां 1 माइनस 2x किया, अगर यहां 1 नहीं होता तब क्या होता? ऐसा भी डाउट आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा अगले केसेस में। यहां पर 2x किया गया, अगर यहां x कर देते तब क्या होता? तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या फर्क पड़ता? तो मैं सारे ऐसे जितने भी आपके मन में ऐसे ऐसे गंदे विचार, अच्छे विचार आ रहे हैं, मैं वो सारे विचारों को केस में कन्वर्ट करके यहां पर सारी चीजें प्रूफ करता हूं। ओके, तो चलिए देखिए, Kc की वैल्यू 100 है, तो यहां पर अगर मैंने 1 माइनस 2x माना, ये x माना, ये x माना, तो मेरा डीओडी क्या होगा जरा सोचिए। डीओडी, तो भाई डीओडी का मतलब हो गया कि 1 में कितना डिसोसिएट होता है ना? यही तो मतलब होता है। तो 1 में कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं? 2x। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 2x। ठीक है ना?
तो 2x ही मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और ये मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए हम कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो Kc इज इक्वल टू H2 का एक्टिव मास I2 का एक्टिव मास अपॉन HI के एक्टिव मास की पावर 2। ये सब तो आप जानते ही हो ना। चलिए तो समय ना गवाइए, सीधा वैल्यू पुट कीजिए। तो Kc इज इक्वल टू 100 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। सही है ना। तो x अपॉन 1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ये x इज इक्वल टू 10 माइनस 20x, तो यहां से आ गया 21x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन 21। ठीक है। और हमारा अल्फा कितना है, अल्फा है 2x, यानी हो गया 20 अपॉन 21 इज अवर DOD। 20 अपॉन 21 ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 20 अपॉन 21। अब देखना यह है कि अगर मैं यहां पर 1 माइनस 2x की जगह पर अगर यहां 1 माइनस x करता तो यहां क्या हो जाता है x/2। समझ में आ रहा है ना। तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही रहता या बदल जाता। अगर यहां 1 मोल ना लेकर कुछ और ले लिया जाए तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही रहेगा या बदल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग केस नंबर 1 को नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। नोट कीजिए जल्दी से। केस नंबर 2 में मैं क्या करने वाला हूं, देखिए आप लोग, 2HI रिवर्सिबल विद H2 प्लस I2। अब अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि यहां पर 1 लिया, चलिए ठीक है, लेकिन 1 माइनस 2x ना लेकर अगर हम ऐसे सॉल्व करें 1 माइनस x, तो मैं कहूंगा भाई x/2 यहां हो जाएगा, x/2 यहां हो जाएगा। ठीक है। ऐसे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होगा, तो मैं कहूंगा ऐसे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 में कितना डिसोसिएट हुआ, पर मोल कितना डिसोसिएट हो रहा है x, तो x ही हमारा अल्फा के बराबर है, यानी अल्फा इज इक्वल टू x। अब मुझे यह देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आता है। तो अभी भी मुझे Kc इज इक्वल टू 100 वही गिवन है। समझ में आ रहा है आपको। तो सीधा मैं फॉर्मूला लगाता हूं, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर मैंने ऐसा किया तो देखिए अब क्या आने वाला है। तो ये 100 इज इक्वल टू x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस x, इसका मैं होल स्क्वायर बोल सकता हूं। तो ये x अपॉन 2 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 20 माइनस 20x। तो ये 21x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 20 अपॉन 21। और यही x हमारा क्या है DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए नहीं बदला, अभी भी 20 अपॉन 21 है, चाहे 1 माइनस 2x करो या 1 माइनस x करो। क्लियर हुआ ये बात। केस नंबर 2 आपको समझ में आया या नहीं आया, देखिए जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट करिए यहां तक। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर यहां पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स में बार बार 1 ले रहा हूं, अगर 1 की जगह 2 हो जाए तब, 5 मोल हो जाए तब, 10 मोल हो जाए तब, तो सबसे अच्छा है मैं वेरिएबल ले लेता हूं, a मोल ले लेता हूं और फिर देखते हैं क्या होता है ना। अब a की वैल्यू दी भी नहीं गई है कहीं, बट चेक करते हैं क्या होगा। तो केस नंबर 3, फिर से इसी रिएक्शन को लिया, 2HI रिवर्सिबल विद H2 प्लस I2। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर हमारे पास a मोल थे और ये 0 0। टाइम t इक्विलिब्रियम पर a माइनस, अब देखिए क्या ले ले बताइए आप, a माइनस x लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और a माइनस
2x में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए मैंने यहां 2x ले लिया तो यहां x और यहां x हो गया, ठीक है। Kc मुझे गिवन है कितना, 100, ये तो वही सवाल चल रहा है ना, Kc तो गिवन है 100, सेम। तो DOD अब क्या होगा, DOD यानी कि अल्फा अब क्या होगा, DOD यानी कि अल्फा अब क्या होगा। देखिए A में से कितना डिसोसिएट हुआ, 2x, तो 1 में कितना डिसोसिएट होगा, 2x अपॉन A, दिस इज अवर DOD, यही हमारा DOD यानी कि अल्फा है, 2x अपॉन A। तो अब हम यहां पर Kc की वैल्यू पुट करते हैं, तो Kc की वैल्यू कितनी है, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस 2x का होल स्क्वायर। इस हिसाब से x अपॉन A माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 10, तो x इज इक्वल टू 10A माइनस 20x, तो ये आ गया 21x इज इक्वल टू 10A, तो x इज इक्वल टू हो गया 10A अपॉन 21। और हमारा अल्फा क्या है, DOD क्या है, ये है 2x अपॉन A, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10A अपॉन, ठीक है, 2x अपॉन A, तो 2x, x कितना 21, 10A अपॉन 21 और A, तो A से A कैंसिल हो गया और अभी भी ये 20 अपॉन 21 ही आया है अल्फा, यानी अभी भी नहीं बदला। यानी आप यहां पर 1 मोल लो, 2 मोल लो, 2 करोड़ मोल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही रहेगा। हो गया ना प्रूफ। अब आप चाहें तो यहां A माइनस एक्स करके देख लीजिएगा, तब भी वही आएगा। अब बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ में आई। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये रटना नहीं है, है ना, ये स्टेटमेंट तो आखिरी में याद ही रखना है जल्दी टिक लगाने के लिए, बट इसके साथ साथ आपको ये प्रूफ भी करना आना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में बात आ गई। अच्छा, ये तो एक ऐसी इक्वेशन ली गई जहां पर डेल्टा Ng 0 है, इसलिए यहां पर कहीं वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आया। अगर वॉल्यूम का भी टर्म हो, वो कब आ सकता है, जब डेल्टा Ng 0 ना हो, यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तब वॉल्यूम भी आएगा। Kp निकालते वक्त प्रेशर का भी यूज होगा। तो चलिए एक ऐसी इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें डेल्टा Ng 0 ना हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे डिसोसिएशन ऑफ PCl5 चेक कर लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो भाई PCl5 रिवर्सिबल विद PCl3 प्लस Cl2, ये सब गैसीय स्पेस में है, ये सब गैसीय स्पेस में, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, टाइम t बराबर 0 पर हमने यहां पर 1 मोल ले लिए, तो ये 0 0 हो गया। अब टाइम t इक्विलिब्रियम पर हम यहां पर 1 माइनस एक्स करने वाले हैं। अगर यहां 1 माइनस एक्स है तो यहां x और यहां पर भी x हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स एक्स। अच्छा, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v लीटर। टोटल प्रेशर लेट कर लेते हैं, टोटल प्रेशर ये P मान लेते हैं, PATM, ठीक है। टोटल प्रेशर लेट कर लिया, टोटल वॉल्यूम लेट कर लिया, और टोटल मोल्स तो हम यहां से निकाल ही ले रहे हैं। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो Kc और Kp का एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आ जाएगा यहां पर लिखना, और इसके साथ साथ आपको इस इक्वेशन में DOD निकालना भी मैं सिखा देता हूं। तो अब यहां पर बात आती है सबसे पहली कि DOD क्या होगा, यानी अल्फा क्या होगा। तो देखिए अल्फा क्या होगा, 1 में कितना डिसोसिएट हुआ, x, तो अगर 1 में x डिसोसिएट हुआ तो x के ही बराबर, यानी अल्फा ही x है, अल्फा ही x है, वही DOD है। समझ में बात आ रही है। तो अगर यहां पर आपने x/2 लिया होता तो ये भी x/2 बनता, तो x/2 हो जाता अल्फा के बराबर। चलिए, ये सब बातें तो अब आपको समझ में आ ही गई होंगी। मेन मुद्दा यह है कि एक्सप्रेशन बनाया जाए Kc और Kp का।
केसी और केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा ये जाना जाए और इसके साथ साथ डीओडी जाना जाए। तो देखिए डीओडी तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि डीओडी क्या है, एक्स के बराबर। किसी तरह से अगर मुझे यहां पर केसी की वैल्यू दे दी जाए तो मैं एक्स निकाल लूंगा और जैसे ही एक्स आ जाएगा वही डीओडी बन जाएगा, है ना। तो यहां पर केसी और केपी का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे उस बात को समझिए। तो केसी का एक्सप्रेशन एक्टिव मास ऑफ PCl3 एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5 ये होता है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम अगर V लीटर है तो यहां पर ये तो मोल हो गए, और अगर आपको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो सबके अपॉन में V लगाना पड़ेगा। यहां पर भी अपॉन V, यहां पर भी अपॉन V, यहां पर भी अपॉन V। और ये इस टाइप का सवाल मैं आपको, तो ये केसी का एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, अब डेल्टा एन जी कितना है +1 तो 1 अपॉन वी। ये केसी का एक्सप्रेशन बन गया। अब की बार आप देख सकते हैं केसी के एक्सप्रेशन में वी भी है। अगर मुझे वॉल्यूम बता दिया जाए कितना है, केसी बता दिया जाए तो एक्स आ जाएगा और वही एक्स अल्फा होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। चलिए अगर आपने ये जान लिया तो केपी कैसे निकालेंगे इस बात को भी समझते हैं, है ना। तो केपी कैसे निकालेंगे इस बात को भी समझते हैं। तो भाई केपी का फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 यही होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। और ये पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 PCl3 और Cl2 तो बराबर है, और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना है, इसके इक्विलिब्रियम पे मोल है x अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 + x इंटू P टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और Cl2 सेम है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 + x इंटू P टोटल। समझ रहे हैं आप, ये दोनों वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज अगर आप पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जबकि मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि देखिए यहां पर आप नीचे डेनोमिनेटर में n टोटल लिख रहे हैं और यहां पर आप न्यूमरेटर में P टोटल लिख रहे हैं। तो आप वही कीजिए जो आप पहले करते थे, यानी कि मोल्स लिख लेते हैं। वो क्या, x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसके साथ साथ P टोटल अपॉन n टोटल की पावर डेल्टा NG अगर आप लगा देंगे तो ये सब कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका केपी का एक्सप्रेशन डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये P टोटल को तो आपने P टोटल लेट किया, डेल्टा NG1 है ना, और अपॉन n टोटल कितना है 1 + x। तो देखिए चाहे आप जैसे भी सॉल्व करें आंसर सेम आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू P टोटल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका केपी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये आपका केपी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा आसान बना सकते हैं। वो कैसे, अगर आप टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आप लगा दें, और अगर आप केसी निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा NG, और अगर आप केपी निकाल रहे हैं तो P टोटल अपॉन n टोटल की पावर डेल्टा NG। लेकिन अगर आपसे किसी ने इक्विलिब्रियम पे किसी का कंसंट्रेशन पूछा है, इक्विलिब्रियम पे किसी का पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो आपको ये सब तो लगाना ही फिर पड़ेगा। भले ही आप केपी में ना लगाएं, केपी से आप फॉर्मूला बना लें, वैल्यू सॉल्व कर लें और उसके बाद यहां पर पुट करें, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो फिर ऐसे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन हो जाए थोड़ा। तो सवाल है, DOD ऑफ AB2 फॉर द रिएक्शन इज X। AB2 नाम का आपका रिएक्टेंट है जो कि 2AB + B2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और उसका DOD आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, X।
डीओडी आपको दिया है एक्स दिया है। चलिए, विच इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, 1 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत ही छोटी है इन द गिवन रिएक्शन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ केपी, एक्स की वैल्यू बताइए, यानी डीओडी के टर्म्स में आपको लिखना है, डीओडी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ केपी, ठीक है। या फिर ये सवाल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूं कि इस इक्वेशन में ये प्रूफ कीजिए कि डीओडी एक्स बराबर है 2kp अपॉन पी की पावर 1/3, 2kp अपॉन पी की पावर 1/3। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या ये आंसर आपका मैच हो रहा है। यही प्रूफ करना है, x की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। चलिए जल्दी से काम पे लग जाइए, kp का एक्सप्रेशन बनाइए, kp का फॉर्मूला पूरा लिखिए और सॉल्व करके देखिए क्या ये आता है। x डीओडी है जो कि यूनिटी 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, आपको ये प्रूफ करना है। चलिए मैं जल्दी से, जिन लोगों का आंसर नहीं आया है, मैं आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करके ये बात बता देता हूं। 2ab2 गया 2ab प्लस b2 में, 2ab2 ये गया 2ab प्लस b2 में। सब गैसियस फेस में है ना? जी हां, सभी गैसियस फेस में है। ठीक है, अगर सभी यहां पर गैसियस फेस में है, x इसका डीओडी है, तो टाइम t बराबर 0 पे कुछ बोला गया है कितने मोल लिए गए? ऐसा कुछ बताया गया है कितने मोल लिए गए हैं? नहीं बताया गया, सीधा बोला गया है kp इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर p है और यहां पर मुझे डीओडी दे दिया है x। ठीक है, तो टाइम t बराबर 0 पे मैं इसको 1 मान लेता हूं, है ना, और यहां पर मैं 0 0 लेट कर लेता हूं और टाइम t इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि मुझे बोला है डीओडी x है, तो मैं 1 माइनस x करूंगा। और देख लीजिए जितने लोगों ने यहां पर 2x किया है उनका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, क्योंकि x इज द डीओडी, 2x इज नॉट द डीओडी। अगर आप यहां 2x करके लिखना चाहते हैं तो वेरिएबल बदल लीजिए, 2y ले लीजिए और बाद में लिख दीजिएगा कि 2y किसके बराबर है? x के बराबर है। इसीलिए आंसर नहीं आ रहा होगा जिनका नहीं आ पा रहा है। तो 1 माइनस x, तो यहां पर भी x बना और यहां बन गया x/2, क्योंकि x ही मेरा डीओडी है। समझ गए? डीओडी क्या है यहां पर? x है। चलिए अब यहां पर कह रहा है टोटल प्रेशर P है, तो सीधा सीधा मैं Kp पे आ जाऊं ना, तो मेरा Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? Kp का एक्सप्रेशन होगा x का स्क्वायर इंटू x/2 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू P टोटल अपॉन n टोटल। तो इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस x प्लस x कट गया, ये सीधा आ जाएगा 1 प्लस x/2, इसकी पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी कितना है? 2 + 1 3 - 2 यानी कि 1। ठीक है, तो अब आप देखिए सीधा x³/2 1 माइनस x का होल स्क्वायर और यहां पर आ गया p अपॉन ये हो गया 2 + x/2। क्लियर है? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी ये हमारा जो kp है वो kp बराबर कितना आ गया? x³ अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। हालांकि मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है, बट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। समझ पा रहे हो? चलो देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 + x हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां पर x की वैल्यू बहुत छोटी है ना 1 से, तो बताइए 1 माइनस x को अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोल देना चाहिए और 2 + x को भी अप्रोक्सीमेटली 2 बोल देना चाहिए। तो इसका मतलब kp बराबर क्या हो जाएगा? x³। बेकार में यहां तक ढो के लिख रहे थे, उससे अच्छा यहीं पर लिख देते x³ इंटू p अपॉन ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है ना? तो यहां से x बराबर क्या आ गया? 2kp अपॉन 2kp। देख लीजिए x = 2kp अपॉन p
की पावर 1/3, जो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो समझ में आ गया, अब आगे और समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन क्वेशेंट। अगला टॉपिक है रिएक्शन क्वेशेंट। जिस दिन मैं आपको पहला लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का समझा रहा था, उस दिन भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आया था ये टर्म, है ना, डेल्टा जी बराबर 0। फिर उसके आगे का एक्सप्रेशन मैंने आपको पूरा बताया था कि इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन होता है, वो याद रखिएगा। वो इक्वेशन पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, हालांकि वो थोड़ा अनइंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी मिल जाएंगे। और ये आपको जेई मेन में भी मिल जाएंगे और नीट में भी मिल सकते हैं, और जेई मेन में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए रिएक्शन क्वेशेंट क्या होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। इस बात को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये बात ज्यादा आसानी के साथ मैं कह पाऊंगा और ज्यादा आसानी के साथ आप समझ भी पाएंगे। फॉर अ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन AA BB रिवर्सिबल विद CC प्लस DD, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट है। अगर हम फॉरवर्ड एरो के हिसाब से देखें तो, है ना, स्मॉल a b c d आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, चलिए इस रिएक्शन का क्या आप मुझे के इक्विलिब्रियम लिख के दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल दिखा देंगे, है ना। के इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद रिएक्शन क्वेश्चन पे सिर्फ एक सवाल करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा, है ना। तो इसलिए जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपको मालूम है, अच्छी बात है, मैं भी जानता हूं आपको बहुत सारी बातें मालूम है, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन उनको फिर से रिकॉल करना बहुत जरूरी है, तभी आप जो आगे क्वेश्चन आ रहा है ना उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम ऐसा होता है भाई। अच्छा, तो एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे यही केसी हो जाता है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, है ना। ये के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा? केसी बन जाएगा। तो केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, B की पावर B। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। सिमिलरली अगर मुझे Kp निकालना होता तो यहां पर Kp का क्या एक्सप्रेशन होता? पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं ये बात भी आपको पता है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इसको भी एक इक्वेशन लेट कर लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। ये सब जो मैंने लिखा है केसी या केपी, ये एट इक्विलिब्रियम लिखा है। जो के इक्विलिब्रियम का टर्म ही है वो एट इक्विलिब्रियम की बात कही जा रही है, वो एट इक्विलिब्रियम की बात कही जा रही है। ठीक है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए अगर मैं इक्विलिब्रियम को छोड़कर किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट पर, किसी दूसरे टाइम इंटरवल पर मैं अगर ऐसा कुछ लिखना चाहूं तो क्या मैं उसे के इक्विलिब्रियम केसी या केपी कह पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा। तो क्या कहेंगे? तो ऐसे में लिखेंगे हम उसे रिएक्शन क्वेश्चन। एक्सेप्ट टी इक्विलिब्रियम, एक्सेप्ट टी इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D अपॉन A की पावर A, तभी ऐसे ही लिखेंगे। प्रोडक्ट के एक्टिव मास
रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन तब इसको हम बोलेंगे Q या फिर J। तब हम इसको क्या बोलेंगे, Q या J बोलेंगे। जैसे K इक्विलिब्रियम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हटते ही हम उसको Q या J बोलेंगे। अब बात आती है कि जैसे यहां Kc Kp होता है, क्या वैसे यहां पर भी कुछ होता है, या सिर्फ ये कंसंट्रेशन के लिए लगता है, प्रेशर के लिए नहीं लगता? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि इसमें अगर हम एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ले ले या एट कांस्टेंट प्रेशर ले ले, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। तो यहां पर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन QC का टर्म हो जाएगा, और वो QC किसके बराबर होगा, QC बराबर यही आ जाएगा C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B, A की पावर A और B की पावर B। ये QC क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक इसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर, हम यहां पर QP भी डिफाइन कर देंगे, और वो QP क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B, ठीक है। तो ऐसे ही QC और QP भी डिफाइन होंगे। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर हो रहा है? नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अब जरा लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख लीजिए। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, फिर हम इसको आगे कैरी करेंगे, और QC और K इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन जानेंगे। देखो, जब भी रिएक्शन कोएफिशिएंट आए ना, तो बस एक बात ध्यान रखो, वो क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट और K इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन होता है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमेशा K इक्विलिब्रियम के जैसा बनना चाहता है एट एनी कॉस्ट। रिएक्शन कोएफिशिएंट हमेशा K इक्विलिब्रियम के जैसा बनना चाहता है एट एनी कॉस्ट। यह बात बस पता होनी चाहिए आपको, है ना। चलिए खैर, पहले थ्योरी के फॉर्म में क्या समझना है रिएक्शन कोएफिशिएंट से, आप क्या समझते हैं। is defined in the same way as like equilibrium constant with molar concentration to give QC or with the partial pressure to give QP at any stage except the point of equilibrium, except the point of equilibrium। वही हमारा क्या होता है, QC, QP at constant concentration QC, at constant pressure QP। ये सब टर्म अभी आगे भी आएंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो कि उम्मीद है कि कल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी हम लोग ये देखेंगे जगह जगह पर जब हम स्टेटमेंट या क्वेश्चन अच्छे लेवल के सॉल्व करेंगे। हालांकि आप में से 12th पास आउट वाले बच्चों को कई लोगों को लगता होगा अरे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है यार, बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो पढ़ने लायक भी नहीं है। तो जब कल से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, तो जैसे ही थ्योरी खत्म होगी आपको मैं रियलाइज करा दूंगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल में बहुत कुछ है, अगर शराफत के साथ सही तरीके से पढ़ा जाए, है ना। क्योंकि 11th क्लास में हम लोग मस्ती करके पढ़ते हैं ज़्यादातर, जहाँ भी आपने पहले पढ़ा होगा। तो अगर मस्ती करके पढ़ा है तो पक्का है हर सवाल में आप अटकेंगे, और अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए खैर, यहां तक नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बताता हूं मैं कि QC और KC या QP और KP कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट किए जाते हैं।
कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट किए जाते हैं। तो देखिए, एक तो मुझे समझना है QC, और जैसा QC होगा वैसे ही KC होगा, है ना। तो QC हमेशा KC को अचीव करना चाहता है। वर्सेस लिखना अच्छी बात नहीं है, यहां सीधा रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन QC एंड KC। रिलेशन बिटवीन QC एंड KC। जनरल बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं Q एंड J, Q एंड K इक्विलिब्रियम। सॉरी, Q या J तो एक ही होता है ना। तो देखिए, इसमें आपने समझ लिया, जैसे एक्सेप्ट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आप QC निकाल लेंगे बिल्कुल KC की तरह, वही फॉर्मूला लगाकर। सिर्फ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आने पर आप उसको QC ना लिख के K इक्विलिब्रियम KC लिखते हैं, बस यही है। तो मान लीजिए अगर QC की वैल्यू आपकी, Q की वैल्यू, मैं जनरल बात कर देता हूं, C भी नहीं लेता हूं, मैं सीधा Q बोलता हूं। Q और K इक्विलिब्रियम से चलेगा अपना। अगर मान लीजिए Q की वैल्यू छोटी आ गई K इक्विलिब्रियम से, तो मैंने तो आपसे बोला था कि हमेशा Q क्या करना चाहेगा, K इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगा। तो इसकी वैल्यू छोटी आई है, तो दिन रात एक करके Q अपनी वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब जरा देखिए, Q अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा तो Q कैसे निकालते हैं आप? Q निकालते हैं प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर Q बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट का एक्टिव मास भी बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम होगा। इसका मतलब साफ है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या आप अगर इसको इक्विलिब्रियम ना बोलना चाहें, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये K इक्विलिब्रियम से तो छोटा है Q, और Q का मतलब तो एक्सेप्ट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। हालांकि वही रिएक्शन में जो एरो है उसे आप इक्विलिब्रियम की ही बात बोल रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर Q की वैल्यू बड़ी है ना, बड़ा भी नहीं बनना चाहता K इक्विलिब्रियम से, तो किसी भी तरह से Q अपनी वैल्यू को घटाएगा, और घटाने का मतलब है कि अब की बार रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो पीछे की तरफ जाएगा। यह भी बात सही है। और अगर फिर लास्ट यही बचता है आपका कि अगर Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए, अरे तो यार टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे ही तो ऐसा लिखा होगा कि Q ही K इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन है। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी क्या है, मेंटेन है। तो अगर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मेंटेन है तब क्यों इधर उधर भेजोगे, तब क्यों रिएक्शन शिफ्ट करेगी? भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने पर ही तो इधर उधर शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये देख लीजिए जल्दी से। अब यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। अब हम लोग जरा क्वेश्चन भी करते हैं इस पर बेस्ड। सिर्फ एक सवाल कराऊंगा मैं रिएक्शन क्वेश्चन पे, बेहतरीन सवाल होगा, थोड़ा बहुत आपका भेजा फ्राई भी होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है और जेईई एडवांस के आने लायक सवाल है, इस लेवल का सवाल है ना। सवाल सिंपल है, कोई भी उस सवाल को पढ़ेगा तो ये नहीं कहेगा कि नहीं बन पाएगा, सभी से बन जाएगा। चलिए अब ज्यादा खूबियां नहीं बताता हूं, सीधा सवाल ही आपके सामने आएगा, नोट कीजिए। एट अ सर्टेन टेम्परेचर T द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 1। देखिए आपको Kc दे दिया है 1। फॉर द रिएक्शन N2+3H2 2NH3, 2 मोल N2, 4 मोल H2, 6 मोल अमोनिया एंड 3 मोल ऑफ इनर्ट गैस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू 2 लीटर रिजिड वेसल।
2 लीटर का रिजिड वेसल है at a constant temperature T. It is found that equilibrium concentration of H2 and ammonia are equal. It is found that equilibrium concentration of H2 and ammonia are equal. Then what is the equilibrium concentration of N2 in molar? Molarity यानी मोल पर लीटर में आपको बताना है। चलिए जल्दी से काम पे लग जाइए। सिंपल लग रहा है कि नहीं, है ना? आपको लग भी रहा होगा यार ये सवाल कौन सा जेई एडवांस लेवल का बहुत अच्छा खासा सवाल हो गया, तो सिंपल सवाल लग रहा है। ऐसा सवाल तो नीट में भी आ जाना चाहिए, नीट में भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ऐसा सवाल तो जेई मेन में भी आ जाना चाहिए। आने को तो कहीं पे भी आ सकता है, बट मैंने क्या कहा कि ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना हल्के में हम लोग इसे लेते हैं। तो इसको बिल्कुल सीरियस होकर सॉल्व कीजिए और बताइए किन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए जल्दी से। N2 + 3H2 2NH3 है। इसमें बोला गया टाइम t बराबर 0 पे पहले से ही मोल लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? 2 4 6 और 3 मोल इनर्ट गैस। 3 मोल इनर्ट गैस, 2 मोल ये हैं, 4 मोल ये हैं, 6 मोल ये हैं। अच्छा मैं साइड में लिख लेता हूं और क्या क्या डेटा अपने को गिवन है यही लिख लेता हूं, है ना। इनर्ट गैस कितना दिया है? 2 4 6 3 मोल, 3 मोल इनर्ट गैस लिया है, ठीक है। और क्या है? केसी मुझे पता है इसका, केसी कितना दिया है? केसी दिया है 1, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। और कुछ दिया है? और कुछ यहां पर दिया है। N2 का पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन और अमोनिया का कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि हाइड्रोजन का एक्टिव मास और अमोनिया का एक्टिव मास, उनका कंसंट्रेशन सेम है एट इक्विलिब्रियम। चलिए ये सारी हिंट है, इस हिंट से मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ स्टार्ट करें। तो टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2 - x, तो यहां 4 - 3x, 2 - x, तो यहां पर 4 - 3x और यहां पर 6 + 2x, ऐसा आ जाएगा। सही है ना? 2 - x, 4 - 3x, 1:3:2, 6 + 2x, ऐसा आ जाएगा। केसी मुझे पता है, यहां पर केसी की वैल्यू लगाकर मैं तुरंत क्या निकाल लेता हूं? यहां पर x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अच्छा वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की भी तो जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम गिवन है कि नहीं है? 2 लीटर रिजिड वेसल। अरे वाह, तो वॉल्यूम भी दे दिया है, डिवाइडेड बाय 2, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 2, तो ये कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं केसी की वैल्यू अगर यहां 1 लगाऊंगा तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 6 + 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 - 3x की पावर 3, है ना। और 4 - 3x की पावर 3 और साथ में यहां पर 2 - x, ये हो जाएगा 6 + 2x की पावर 2, 4 - 3x की पावर 3, 2 - x इंटू 1/v की पावर, और v कितना है? 2 लीटर, तो 1/2 की पावर कितना है? -2, यानी 2 की पावर 2। यहां से सॉल्व कर लेंगे और केसी बराबर कितना है? 1। केसी कितना है? 1, तो यहां से x आ जाएगा। x कितना आ रहा है? ये जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड जाकर ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। मैंने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से मेंटेन हो सकता है। अच्छा अगर प्रिंस हम लोग अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या ये मैं गलत कर रहा हूं? ऐसे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या गलतियां हैं? क्या गलती हो रही है मुझसे? जल्दी से बताइए। आपने बहुत अच्छे से पूरा सॉल्व कर लिया, आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि अगर मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी गलती क्या है? अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो करिए। x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू क्या आने लगेगी? नेगेटिव। लगा के देख लीजिए।
x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। फिर यहां पर आपको निकाल के देखना चाहिए था QC, तो ये चलिए पहले QC निकाल के देख लेते हैं। तो एट एनी टाइम, वो टाइम 0 भी हो सकता है, तो ये एट एनी टाइम की अगर बात की जा रही है तो यहां पर या तो आप यहां पर वॉल्यूम से पहले ही डिवाइड कर लीजिए या 1/v की पावर डेल्टा एनजी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1/v यानी 1/2 की पावर -2। तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं? डायरेक्ट लिख दूं, बताओ भाई, यहां डायरेक्ट लिख दूं 1/2। चलिए ऐसे ही लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे नहीं समझ में आया। 1/2 की पावर -2, ठीक है। अभी ये QC निकाल लेते हैं, तो ये 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 64 और ये इंटू 2 और यहां पर क्या आ गया 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 16 ये 16 आ गया है ना, ये 2 18 और ये कितना जाएगा 8 और ये कितना आएगा 9, तो ये हो गया 9/8, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और KC कितना है 1, यानी इतने सही समझ में आ गया QC इज ग्रेटर देन KC, QC इज ग्रेटर देन KC। तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड आई तो N2 + 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3 में जो टाइम t बराबर 0 पे आपने 2 मोल 4 मोल और 6 मोल लेट किए थे, अगर बैकवर्ड आएगी तो यहां होगा 6 - 2x, यहां होगा 4 + 3x और यहां होगा 2 + x। अब यहां पर वही फॉर्मूला लगाइए और x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, है ना। यहां के इसके साथ साथ ये तो मोल्स हो गए टाइम t इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये मोल्स हो गए। इसके साथ साथ आपको KC की वैल्यू दी हुई है, KC बराबर 1, तो KC बराबर 1 तो यूज ही कर लेंगे। और इसके साथ साथ H2 और अमोनिया का एक्टिव मास सेम भी बोला गया है, इससे आपका आ जाएगा x, इससे आपका क्या आ जाएगा x। तो देखिए यहां पर वॉल्यूम तो सभी का सेम है, तो एक्टिव मास 4 + 3x = 6 - 2x, इसको बराबर कर दीजिए। तो यहां से बराबर करने पर क्या आ जाएगा, ये 5x = कितना बन रहा है, ये 2, 5x = ये 6 - 4 2, तो x बराबर कितना आ गया 0.4, x बराबर कितना आया 0.4। अब ये लगा दीजिए 0.4 की वैल्यू ये सब में। तो N2 का पूछा है, तो 2 - 0.4/2 एक्टिव मास ऑफ N2 पूछा है, 2 - 0.4/2 ये कितना आया 1.6/2। सही किया है ना, x की वैल्यू अपनी आ चुकी है। अरे सॉरी ये हुआ है, वो गलत देख रहा हूं, माइनस में क्यों जा रहे हैं, ये है 2 + x, तो 2 + x का मतलब 2.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.2, सही है, 1.2 ही आंसर दिया था प्रिंस आपने। 1.1 दिया था बेटा, 0.4 आ रहा है ना। अब तो समझ में आ गया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब ऐसे सॉल्व होगा क्योंकि QC बड़ा है ना। अच्छा सवाल, QC ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगी तो ऐसे होगा। ओके, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिए। नहीं, x की वैल्यू तो 0.4 आएगा ना बेटा, ये तो देखो लिया हमने। इसका आंसर आ रहा है 1.2, आंसर है 1.2 मोलर, 1.2 मोलर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बताइए कोई दिक्कत आ रही है तो, अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो तुरंत पूछिए,
नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेस। अभी तक हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। होमोजीनियस का मतलब सबका फेस सेम है, लेकिन अभी तक हम गैसियस फेस में पढ़ रहे थे। अब हम सॉल्यूशन फेस में बात करेंगे। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेस, चलिए जानते हैं सॉल्यूशन फेस में क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो, जहां पर सब लिक्विड लिक्विड होंगे। गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड को नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन लिक्विड के रिस्पेक्ट में लिक्विड को तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। समझ में बात आ रही है? चलिए तो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, ऑर्गेनिक की बड़ी फेवरेट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, है ना। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट, और साथ में बनेगा वाटर, है ना। ऐसे ही तो बनता है ईस्टर, बस मैंने यहां पर रिवर्सिबल ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमने इसके मोल ले लिए, यहां पर 1, यहां पर 1, तो ये 0 और 0। तो टाइम t इक्विलिब्रियम पर ये 1 - x, तो ये 1 - x, तो ये x और ये x रहा। ठीक है, सब लिक्विड है, ये सब लिक्विड फेस में हैं। तो बताइए इसका Kc का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना पसंद करेंगे? अब अगर सब लिक्विड है तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में लिक्विड को थोड़ी ना नेग्लेक्ट करोगे, तो लेना ही पड़ेगा। तो Kc इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इथाइल एसीटेट, यानी जनरल बोले तो ईस्टर, ईस्टर का एक्टिव मास, वाटर का एक्टिव मास अपॉन एसिटिक एसिड का एक्टिव मास। अच्छा एक बात बताओ, वाटर का एक्टिव मास लेना सही रहेगा कि गलत? ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, थोड़ा बहुत याद करो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कुछ बातें आप लोगों को पहले से भी मालूम होंगी। तो Kc का एक्सप्रेशन ऐसा बन गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये एक्सप्रेशन हमारा सही है या गलत है? अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर इसके आगे वैल्यू लगा देनी है, ये x यहां पर लगा देंगे, है ना, और अपॉन में v कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी डेल्टा Ng 0 आ रहा है अगर ऐसा ही है। सॉरी, डेल्टा Ng बात कर रहा हूं, डेल्टा G नहीं लगाएंगे ना, सब लिक्विड में है। इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट पड़ेगा कुछ? अभी तो नहीं पड़ेगा भाई। ये पीछे वाले सवाल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें इनर्ट गैस का कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस पे बेस्ड कुछ सवाल ही नहीं बना उसके आगे, है ना। जो हिंट दी थी उसी से सॉल्व हो गया। उसने हमसे सिर्फ क्या पूछा था? उसने हमसे पूछा था कि नाइट्रोजन गैस का एक्टिव मास क्या होगा। तो सभी लोग ध्यान से सुने मेरी बात, पिछला वाला सवाल जो हम लोगों ने किया था अभी, उस सवाल में आप सभी को Kp का एक्सप्रेशन बनाना है। आप सभी को Kp का एक्सप्रेशन बनाना है और पार्शियल प्रेशर निकालना है। Kp का एक्सप्रेशन बनाइएगा और पार्शियल प्रेशर सभी का निकालिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इनर्ट गैस का यूज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। यहां पर मुझे बताइए, ये मैंने जो लिखा है Kc का एक्सप्रेशन, क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। मैंने ये जो Kc का एक्सप्रेशन लिखा है ये सही लिखा है? यहां वाटर लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था? ऐसा बार बार मैं पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? आप ही सोचिए कुछ। मैं चाहता हूं आप लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछा करें, पूछते नहीं हो तो यार फिर मेरे को ही बताना पड़ता है ना। यहां क्लास कुछ ऐसी चल रही है कि मेरे को ही डाउट अराइज कराना पड़ता है और फिर मुझे ही उस डाउट का जवाब देना पड़ता है। अभी जल्दी से बताइए, वाटर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा?
अच्छा, हिमांक जी का कहना है नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, क्यों हिमांक, क्यों नहीं लिखा जाएगा बताइए? वाटर अगर ना लिखें तो क्यों ना लिखें? वाटर ने क्या पाप किया है भाई, क्यों ना लिखें? आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर वाटर का जो एक्टिव मास होता है ना वो 1000/18 होता है, यानी कि 55.55, जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है, तो ये नहीं लिखना चाहिए। अब हमारे 11th वाले बच्चे सोच में पड़ गए, ये 1000/18 कहां से टपक गया? तो आप लोगों की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था ये बात, वाटर का मोलर कंसंट्रेशन 1000/18। कैसे? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है ना बेटा, वो होती है 1 ग्राम पर ml। अब बताओ, ये मोलैरिटी निकाल सकते हो कि नहीं? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसकी अगर मोलैरिटी निकालेंगे तो 1000/18 बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर 1000/18 बनेगा तो 1000/18 की वैल्यू ये याद रखो 55.55। तो यार ये तो बहुत बड़ी आ जाएगी। अगर ये लगा देंगे तब तो फिर बेकार हो जाएगा, फिर तो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या यही आप लोग कहना चाहते हैं? हिमांक, आप यही कहना चाहते थे कि कुछ और बताना चाह रहे हैं? सर वाटर तो सॉल्वेंट होगा ना। अच्छा जी, कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा। अच्छा, ऐश्वर्या का कहना है कंसंट्रेशन यूनिटी मान लेंगे, क्योंकि यूनिटी मान लेंगे होता नहीं है ना, यहां पर कंसंट्रेशन यूनिटी मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसकी पावर 0 करके 1 बना दे। यही कहना चाहते हैं सब लोग। ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स बन जाते हैं, और सवाल जब सिंपल सा आता है ना तो यही सारी चीजें हम लोग सोचने लगते हैं। होता यही है, हर बार यही होता है कि जब हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ने लगते हैं तो एक के साथ साथ दूसरा विचार, दूसरे के साथ साथ तीसरा विचार। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये सब कम होता है, ऑर्गेनिक में तो क्या कहने हैं भाई, है ना। आज मॉर्निंग में मैं आप लोगों के आंसर पढ़ रहा था, आप लोग जो उसमें डिस्कशन चल रहा था, एक ने बोला वो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एक ने बोला वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक ने कहा वो रेजोनेंस होगा, ऐसा सबका साथ चलता रहता है। ऑर्गेनिक में तो बहुत कुछ होता रहता है ना। ऑर्गेनिक में तो अगर या तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, अच्छा वो तो गलत हो गया, उससे आंसर नहीं आया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा तो रेजोनेंस लगेगा, अच्छा उससे भी आंसर नहीं आ रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आंसर चलता रहता है। खैर, अगर आप सही चीज को सही जगह पे लगाएंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने ही ये डाउट एराइज कराया और अब मैं ही इस डाउट को सॉल्व करता हूं। यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है, यानी इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, यहां भी 1, यहां पर भी 1। ये सब कोई भी फंडा यहां पर नहीं लगने वाला, ऐसा कोई भी फंडा यहां पर नहीं लगने वाला, ये सब गलत है। होता तो सही है, यहां क्यों नहीं लग रहा? यहां इसलिए नहीं लग रहा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये नोट करके लिख भी लीजिए यहां पर, इसीलिए तो मैं आपको सॉल्यूशन फेस में पढ़ा रहा हूं ये वाली चीज। यहां पर वाटर फॉर्म हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, यहां पर वाटर रिएक्टेंट की तरह नहीं है, यहां पर वाटर रिएक्टेंट में नहीं है, यहां पर वाटर एक्सेस में है ही नहीं, सॉल्वेंट में है ही नहीं। जिसे आप सॉल्वेंट कह रहे हैं वो सॉल्वेंट में तो तब होता जब लेफ्ट में लिखा होता। तो यहां पर वाटर इज फॉर्म एज लाइक अ प्रोडक्ट, जैसे ईस्टर बन रहा है वैसे वाटर बन रहा है, तो कहां से मैक्सिमम आ जाएगा? यानी हम उसको यूनिटी नहीं मानने वाले हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात ये समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब आपको बताता हूं इसी रिएक्शन में ऐसा क्या लिख दिया जाए जिसमें कि वाटर का एक्टिव मास हम नेग्लेक्ट करेंगे, हटाएंगे, यूनिटी मान लेंगे। तो वो चीज भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहले नोट करके लिख लीजिए, here in the esterification water is formed as a product, so we cannot use active mass of water, so we cannot neglect active mass of water, है ना। we cannot use active mass of water is unity,
समझ आया? नोट किया सभी ने? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, इसका उल्टा लिखिए, इसका उल्टा लिखिए, फिर आपको समझ में बात आएगी। तो वो क्या लिखना है? CH3 COO C2H5 प्लस वाटर रिवर्सिबल विद CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका वाटर लिक्विड सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, यहां पर दिखाई भी दे रहा है, ये एक्वस में है, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। हाँ ठीक है, ऐसा चल रहा है, यानी वाटर आपका लिक्विड सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और ईस्टर एक्वस है और एक्वस सॉल्यूशन में है, एसिटिक एसिड भी एक्वस सॉल्यूशन में, इथाइल अल्कोहल भी एक्वस सॉल्यूशन में है। ऐसे में अगर मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा? एसिटिक एसिड एक्टिव मास की पावर 1 है ना, इथाइल अल्कोहल का एक्टिव मास इसकी भी पावर 1 डिवाइडेड बाय ईस्टर इसके एक्टिव मास की पावर 1 और वाटर को हमें नेग्लेक्ट करना है तो इसके एक्टिव मास की पावर 0, यानी कि इसको क्या ले लेंगे? यूनिटी, क्योंकि ये सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये एक्सेस में है, ये मैक्सिमम है, तो इसको लेंगे ही नहीं, इसको यूनिटी मान लेंगे, तब हमारा एक्सप्रेशन ऐसा होगा। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए एक और तरीके से लिखते हैं, एक और तरीके से लिखते हैं। अब की बार ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, सब लिक्विड लिक्विड में है, सब ऐसे बताए जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, जिसको आप सॉल्वेंट पहले ले रहे थे, अब की बार वो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा क्योंकि सबका फेस एक ही जैसा है। तो अब की बार अगर आप केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा एसिड के एक्टिव मास की पावर 1, एल्कोहल के एक्टिव मास की पावर 1 अपॉन ईस्टर के एक्टिव मास की पावर 1 और ये वाटर के एक्टिव मास की पावर 1। अब की बार 0 नहीं करूंगा पावर को, तब ऐसा करूंगा क्योंकि यहां पर फिर से वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं लिया जा रहा है, यहां पर वाटर और ईस्टर सब एक ही फेस में एक जैसे हैं। ऐसी जगह में आपको नेग्लेक्ट करना है। क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आई? कहां वाटर को नेग्लेक्ट करना है, कहां वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कहां उसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करना है और प्रोडक्ट बनते वक्त तो कभी ट्रीट नहीं करना है एज अ सॉल्वेंट। अभी किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको होमवर्क में ही दे रहा हूं और ये हमारा होमोजीनियस वाला फिनिश हुआ। और कल के टर्न पे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस वाले का। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट फेस वाले का, है ना? तो उसमें भी इक्विलिब्रियम निकालना हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। कल आते ही तुरंत इस सवाल का जवाब चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है, ये बोर्ड लेवल टाइप का सवाल है या जेई मेन या नीट लेवल पे आने लायक सवाल है ना? बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए, खैर, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।